गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 और जिस चैप्टर का नाम है द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के बारे में समझेंगे हम लोग कि ये मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन कैसे हुई और आगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनके किंग हुए हैं। इन द मिडल एज अ वेरी पावरफुल एम्पायर वाज दैट ऑफ मुग़ल एम्पायर। बोल रहे मिडल एजिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ है उसका नाम था मुग़ल एम्पायर। फ्राम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्राम आगरा एंड दिल्ली। बोल रहे हैं कि लेटर हाफ 16th सेंचुरी के इन्होंने क्या किया था, आगरा और दिल्ली में अपना कब्जा बना दिया और उसके बाद अपनी सल्तनत का एरिया को, अपने एम्पायर के एरिया को बढ़ाते रहे। अब अनटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और 17th सेंचुरी के आते आते इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा कर लिया। द लीगेसी लेफ्ट बाय देम स्टैंड अनपैरेलल्ड। जो उनके रूल करने का स्टैंडर्ड था और जो उनके काम करने का तरीका था वो अनपैरेलल्ड था। अनपैरेलल्ड से मतलब ये था कि उस टाइम पे जितनी ये पावरफुल थे इतना पावरफुल उस टाइम पे कोई भी रूलर नहीं हुआ करते थे। अब हम समझते हैं कि हुआ द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? तो मुगल्स जो थे ये डिसेंट थे दो ग्रेट लिंगेज रूलर्स। माँ की साइड के ये थे चंगेज़ खान को बिलोंग करते थे और फादर की साइड से ये बिलोंग करते थे तैमूर को। पर ये लोग अपने आप को ज़्यादातर तैमूर के लिंगेज से मानते थे क्योंकि ये चंगेज़ खान को पसंद नहीं करते थे। मिलिट्री कैंपेन की बात करें अगर हम इनकी, तो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पर जिसने कैप्चर किया था दिल्ली को 1526 में। अब जब बाबर ने दिल्ली को कैप्चर किया तो दिल्ली का रूलर उस टाइम पर इब्राहिम लोदी था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को जहाँ पे हराया उस जगह का नाम पानीपत था और उस बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं जो 1526 में हुई थी। हुमायूं कैप्चर्ड बैक दिल्ली इन 1555। अब बाबर का बेटा हुमायूं था। हुमायूं को बाद में शेरशाह सूरी नाम के एक बंदे ने हरा दिया था। हुमायूं भाग गया था यहाँ से ईरान और फिर वापस जब वो आया उसने फिर से दिल्ली को कैप्चर किया था 1555 में। अकबर कैप्चर चित्तौर। अकबर ने कैप्चर किया था चित्तौर, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, ये सब एरियाज़ को उसने कैप्चर किया था। पर कब? 1585 से लेकर के 1605 तक। 1605 में बाबर की डेथ हो जाती है। फिर जहांगीर कंपेन अगेंस्ट सिख्स एंड अहोम्स। जहांगीर ने एक कंपेन चलाया सिख्स और अहोम के अगेंस्ट। शाहजहाँ ने कैप्चर किया था अहमदनगर को और बीजापुर को। शाहजहाँ के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब वेज अ लॉन्ग वार इन द दक्कन। तो दक्कन में औरंगज़ेब ने काफ़ी लड़ाई लड़ी पर फाइनली वो उसको सक्सेस मिलती थी और उसको सक्सेस मिल जाती थी तो जब वापस उसकी फ़ौज वापस जाती थी उसकी कैपिटल में तो फिर से जो दक्कन के रूलर थे वो वापस से उस एरिया को फिर से कैप्चर कर लेते थे। तो ये लगभग औरंगज़ेब को 25 साल तक उसका ये यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो चलता रहता है। अब बात करेंगे मुग़ल के ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की, तो कैसे वो सक्सीड करते थे एक दूसरे को, यानी एक राजा की जब डेथ हो जाती है तो दूसरा राजा कौन बनेगा। मुग़ल जो थे वो इस बात में बिलीव नहीं करते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है यानी उसके बाप अगर राजा तो उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, बल्कि वो किस चीज़ में मानते थे, दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कोपरेंसी इनहेरिटेंस। यानी वो ये मानते थे कि बाप का जो रूल जो पूरा अम्पायर है वो सभी बेटों में इक्वल डिवाइड किया जाएगा। मुग़ल रिलेशन टू अदर्स। अब समझ में आ गया सक्सीड कैसे करते थे वो लोग कि बाप के बाद उसका बड़ा बेटा राजा नहीं बनेगा बल्कि उस पूरे एरिया को उसके बेटों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब मुगल्स के रिलेशंस कैसे कैसे थे दूसरे राजाओं के साथ। द मुगल रूलर कंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली क्या किया, कंपेन्स किए उनको, जो लोग उनकी जो ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर आल्सो जॉइन देम वॉलंटरली। जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल हो रहे थे तो बहुत से राजा या बहुत से रूलर खुद आगे आकर के बोलते कि हमें तुम्हारे अंडर काम करना है। द राजपूत सर्व द मुगल आर्मी वॉलंटरी। तो जिसमें एग्जाम्पल आती है राजपूत की। मुगल गेव मनसब एंड जागीर विच हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। अब मुगल्स ने मनसब का और जागीर का सिस्टम लाया था जिसकी वजह से उनकी टेरिटरीज और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी।
उसके बाद मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल्स। अब मेन सोर्स ऑफ इनकम मुगल्स के पास क्या था? तो मुगल्स के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी वो था उनका रेवेन्यू, जो वो इनकम टैक्स लगाते थे पीजेंट्स पे। उसके बाद हम अकबर की पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं कि अकबर की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं उसकी। तो अकबर वर्क्स ऑन द फाउंड। अब अकबर के जो काम है वो हमें मिलते हैं अकबरनामा में, जो अबुल फजल ने किताब लिखी है अकबरनामा, उसमें हमें वो सारे काम मिलते हैं जो अकबर ने किए। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस। अकबर ने अपनी किंगडम को अच्छे से गवर्न करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस में, जिसको वो सूबा बोलता था, और हर एक सूबे का जो हेड था उसको सूबेदार बोलते थे। अकबर नोबल कम। अब अकबर के जो नोबल थे वो क्या कमांडर लार्ज आर्मी, अकबर के नोबल्स के पास बहुत बड़ी आर्मी होती थी एंड हैज़ अ ग्रेट एसेस। उनके पास बहुत हद तक रेवेन्यू भी होता था। वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी ही स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन रिलीजन। अकबर एक जनरस बंदा था। ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन। उसने क्या किया? रिलीजन पे डिस्कस करना शुरू कर दी उलेमास के साथ, ब्राह्मण्स के साथ, जीसस प्रीस्ट के साथ, रोमन कैथोलिक के साथ और जोरेसन्स के साथ, सब लोगों के साथ। वो जानना चाहता था कि हर एक रिलीजन में क्या लिखा हुआ है और रिलीजन की वजह से लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। द डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। ये सारी डिस्कशन जहाँ पे होती थी उस जगह का नाम दिया गया था इबादत खाना। Akbar realized that religious scholars emphasize rituals and dogmas were often by gods. ठीक है, इट लेड अकबर्स टू द आइडिया ऑफ सुल्ले कुल एंड यूनिवर्सल पीस। अब अकबर को एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जो रिलीजियस हेड्स होते हैं ये कभी ना चीज़ों को तोड़ मड़ो करके पेश करते हो, रिचुअल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अकबर ने ये डिसाइड किया कि उसे सुल्ले कुल यानी यूनिवर्सल पीस लाना है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे से झगड़ा ना करे और वहाँ पे उसके पूरे एरिया में पीस हो। किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे इन्फीरियर साबित ना किया जाए और किसी को भी सुपीरियरिटी ना दी जाए। शाहजहाँ एंड जहांगीर आल्सो फॉलोड दिस प्रिंसिपल। शाहजहाँ और जहांगीर ने अकबर के इस प्रिंसिपल को फॉलो किया। उसके बाद द मुगल अम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब मुगल अम्पायर 17th सेंचुरी में और उसके बाद कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल अम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री में मुगल अम्पायर की काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही है, कमर्शियली भी यानी पैसे भी मिल रहे हैं और आर्किटेक्चर भी बने जा रहा है। द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार स्पेंड ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन द सैलरीज एंड गुड्स। अब जो मुगल्स के एम्परर्स हैं और मनसबदार हैं वो ना काफ़ी हद तक अपनी इनकम को भी स्पेंड कर रहे हैं। तो वेल्थियर पीजेंट्री एंड और उसके बाद जो आर्टिशियंस ग्रुप्स हैं, अब मर्चेंट्स हैं, बैंकर हैं, उन सब को प्रॉफिट हो रहा है इनकी दुनिया में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हाउएवर लिव्ड इन पॉवर्टी। लेकिन जो सबसे जो लोअर क्लास होती है जिसके साथ हमेशा ऐसा होता है वो आज भी उस टाइम पे भी गरीबी में ही जी रही थी। बाय द 18th सेंचुरी सेवरल प्रोविंसेस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंट थ्रू दे कंटिन्यू टू रिगार्ड मुगल्स एज देयर मास्टर्स। 18th सेंचुरी में ऐसा होने लग गया कि बहुत से रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, लेकिन एक बात याद रहे कि फिर भी हमारे ऊपर झंडा किसका रहेगा? मुगल्स का। हम मानेंगे कि मुगल्स हमारे हेड हैं बट रूल्स हम अपनी तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अकबर जो अकबर है उसका ये अकबर उसका नाम नहीं था, अकबर उसका क्या था? अकबर लोगों ने उसको एक टाइटल दिया था अकबर, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। लेकिन अकबर का मतलब होता है जेनरस, तो अब वो अकबर उसको नाम दे दिया गया उसकी प्रजा के द्वारा, जो प्रजा उससे बड़ी खुश थी क्योंकि वो जेनरस किंग था इसीलिए। ओके, गुड बाय।